अभी आ गए। बूथ में ले जाकर के पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। याद रखें, एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। 2 बूंद जिंदगी। आज रविवार 14 फरवरी को ले लो बच्चा। थोड़ा मैंने में ढक्कन पूरे पीछे नहीं काम नहीं कर रहे हैं। जय माता जय माता मैंने भी चल गया बेटा खोलो चॉकलेट चलो भाई बारे देखो भाई थोड़े आस पास अरे पीछे जाओ क्या नाम है इसका? अच्छा
बहुत बढ़िया। कैंडी कितने अभी आगे? कैंडी कोई नहीं है। सोलम परियोजना में कितना हुआ ये? और 61 केसेज हमारे सर यूनिट एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिसमें 200 लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट है सर, और 163 करोड़ रुपये हम सब्सिडी रिलीज कर चुके हैं सर इसमें। सबसे अच्छी यूनिट कौन सी है यहाँ? सर यह जिम और हेल्थ फिटनेस है सर, और सब स्टेशन बहुत बढ़िया सर, बेकरीज भी बहुत बढ़िया सर, जो यूनिट है बहुत बढ़िया सर। सारे अच्छे हैं। हाँ जी कमाल है। लो जी। कहाँ है घर आपके? थैंक यू। संभाल के आप क्या हैं? प्रोसेस में है, ताकि तो मतलब लोकल लेवल पे हम कर दें। चलो चंबा काफ़ी बड़ा कैंपेन, बड़ा अच्छा काम है कि हम हर महीने इवेंट कराएंगे, जिससे सर जो हमारा जो पूरा टूरिज्म जो कलौजी तक रुका हुआ था, उससे सर हमारे लोकल लेवल पे आ जाएगा। इसकी ओपनिंग इवेंट सर 9 से 10 और 11 तो दिन को जब कार और बाइक रेडी होगी, ताकि सर सारी स्कीमें अच्छा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज इस मौके पर मेडिकल बोर्ड जो है उसे बैठाया गया है। लोकल प्रोडक्ट है ये। और इसके अलावा एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप भी है, उसका भी आयोजन किया गया है। और साथ ही जो हमारा आयुर्वेद विभाग है, आयुष विभाग, उन्होंने भी मंच के बाईं ओर अपना शिविर स्थापित किया है। आप सबसे लाभ उठाएं।
सर ये बच्चा एक प्रोजेक्ट लेके आया। सर मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल का विद्यार्थी आपका और अन्य नागरिकों का ध्यान इस जनमंच के माध्यम से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि कैसे समस्या ही हमारा समाधान बन सकती है। तो हमारी आज की मुख्य 3 समस्याएं कौन सी है? पहला प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और दूसरा हमारी ऊर्जा की खपत, जो ऊर्जा है उसकी समस्या, और तीसरा पानी की समस्या। तो इस मॉडल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो इस मॉडल में क्या है कि सर जो हमारा पोल्यूशन है वो जब फैक्ट्रीज जो होती हैं वो धुआं छोड़ती हैं तो हमारे खुले वातावरण में फैल जाता है। इससे हमारे शरीर को भारी हानि होती है। जिस प्रकार सर हम रसोई से धुआं निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है सर, धुआं तो हवा में निकल जाता है लेकिन वो खुले वातावरण में फैलता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो सर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनका भी धुआं ऐसे ही निकलता है बाहर और वो खुले वातावरण में फैलता है और पक्षियों और हमारे के लिए बहुत हानिकारक है। सर हमारे हिमाचल का बद्दी जैसा क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है, ऐसे क्षेत्रों में हम इस मॉडल को लगा सकते हैं। इस मॉडल में क्या है सर, आप उसी जो एग्जॉस्ट फैन है उसी की तरह इधर मैंने एक मोटर लगाई है, आप उसे फील कर सकते हैं, वो चल रही है। तो सर जो मोटर होगी वो फैक्ट्रियों का जो धुआं होगी उसे खींचना शुरू करेगी और जब सर मोटर इस धुएं को खींचेगी ना तो ये जो धुआं होगा इस वाटर कंटेनर में जाएगा। और सर पानी की भी समस्या है, तो इधर पानी जरूरी नहीं हम साफ रखें, गंदा पानी भी होगा तब भी कोई बात नहीं क्योंकि है तो ये धुआं ही है ना। तो सर जब ये जो मोटर होगी इस धुएं को खींचेगी और ऊपर की से प्रेशर डालेगी तो ये धुआं जो होगा धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। और सर जब धुआं नीचे बैठना स्टार्ट होगा सर ये कार्बन की फॉर्म, कोयले की फॉर्म में आना शुरू होगा। धीरे धीरे ये जो होगा सॉलिड बनना सख्त होता जाएगा, ये धुआं बैठते बैठते सख्त होता जाएगा। और हम जानते हैं कोयले से ही तारकोल का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से ये जब धुआं कोयला जो होगा ये बनेगा ना तो इसको हम लिक्विड की फॉर्म में लाके, तरल अवस्था में लाके इसे हम सड़क के निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही सर हम जानते हैं दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, उधर सरकार ने क्या किया कि वो आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन से क्या होता है कि जो वो ऊपर बारिश करवाते हैं उस बारिश से क्या होता है, धुएं तो नीचे दबता जाता है, धुआं नीचे बेशक दबता है ना सर, लेकिन इनडायरेक्ट वे से हमारे शरीर के अंदर जाता है क्योंकि सर वो जो धुआं होता है वो पानी के साथ इकट्ठा होकर नदी नालों में जाता है और वही पानी हम पीते हैं। तो उसी प्रकार से सर कृत्रिम वर्षा तो हम करवाएंगे पर सर वो बारिश कैसे होगी, वो इसी कंटेनर के अंदर उस धुएं को बिठाती जाएगी। वैसे ही सर ये जो सड़क है, सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं सर, गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, ऐसे धुआं छोड़ रही हैं। अब जब सर हम ये जो मॉडल है इसको जब हम ऑन करेंगे, इसे बड़े रूप में जब हम बनाएंगे तो सर ये धुआं जो होगा धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो सर ये जब धुआं जाएगा वो वापिस से इसी कंटेनर में आ जाएगा और इसी कंटेनर में आने के बाद वो धुआं क्या करेगा, फिर से उसी प्रोसेस को वो अपनाएगा। बहुत अच्छा बेटा। दो प्रोसेस में बिजली की खपत का भी बताया हुआ है और पानी की समस्या से भी हम कैसे निजात पा सकते हैं इसके बारे में बताया। तो तीनों समस्या। तो आप क्या हैं, यहाँ टीचर हैं? मैं TGT मेडिकल। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर ICDS सर। कल्याण बाल विकास हम 1495 आंगनबाड़ी केंद्र जितनी भी विभाग की स्कीमें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा मुख्य है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, बेटी अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना आदि। और सर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाया हुआ हमारे, ये सामान बनाते हैं। हाँ जी, ये लेडीज़ को ये सारी बताती हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स कि ये चीज़ें खानी है, इससे इनको पोषण अच्छा मिलते हैं सर। और ये सारे हमारे विभाग द्वारा ये बांटा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज़। क्या है यहाँ इस डिपार्टमेंट में? इंस्ट्रक्टर। प्रिंसिपल कौन है? अच्छा, नमस्कार। चलो कोई बात नहीं, आपको यहाँ होना चाहिए। स्टैंप ला के फटाफट दे दिया था। माननीय विधान महोदय का जिला प्रशासन की ओर से ग्राम अभिनंदन। हम सबका DC साहब यहाँ बैठे। के अध्यक्ष
श्री गुरदेव सिंह जी से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस अवसर पर सम्मानित करने की कृपा करें। श्री गुरदेव सिंह, अध्यक्ष पंचायत समिति चंबा। सबकी भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का। सम्मानित करने की कृपा करें श्रीमती। और इसके बाद मैं श्री सुनील कुमार जो कि उपप्रधान है ये जो स्थानीय पंचायत है हरिपुर कि वे श्री जयसिंह जी को जो कि उपाध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति, श्री डी.एस. ठाकुर जी अध्यक्ष जिला मार्केट कमेटी, इन्हें सम्मानित करेंगी श्रीमती पूजा कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत हरिपुर। पूजा जो कि प्रधान है, श्रीमती विजय कुमारी प्रधान, कोई भी जो पंचायत घर है उसको सलाबा आ रहा है और गाँव वालों को भी इस खतरा है और पंचायत का भी ढह सकती है। सर जो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन होगा तो उसको नई जगह इस्तेमाल करता है क्या बना कब है लीकेज कब से? पुराना सर पंचायत ने बनाया हुआ है, वो हमने इसमें पानी डाला। पंचायत ने बनाया, किस साइड में बनाया? प्रपोज कर रहे हैं नया बना देंगे सर। कितनी कैपेसिटी का होगा, कब से शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा ये? सर 2 महीने में कंप्लीट करते हैं सर। अभी टेंडर प्रक्रिया होगी? नहीं सर, आज ही कंप्लीट है। क्या कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग होगी सर उससे बढ़ा के बनाएंगे सर। कितने गांव को ये टैंक पानी देगा, कितने ऐसे घर होंगे? 40-50 घर होंगे सर। क्यों प्रधान जी बताया? डी.के. सोनी जी ने जो कि ये जुड़ी है पेंशनर जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक बारे। और इस वक्त भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। इसके माध्यम से आप जानते हैं कि चंबा में भी बहुत से पेंशनर जो है वो रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। मेरी एक गुजारिश है सरकार से, आपसे निवेदन है कि अभी तक पेंशनर की जेसीसी क्यों नहीं हुई। पहला क्वेश्चन तो ये था कि सरकार को 3 साल हो चुके हैं और चौथे साल में ये एंटर कर चुकी है, लेकिन अभी तक पेंशनों की कोई भी मांग पूरी नहीं की है। इसके संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि जेसीसी की मीटिंग अब तो क्यों नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि पेंशनर के लिए जो पेंशन कल्याण बोर्ड गठित होना था वो अब तक क्यों नहीं हुआ। ये 2 मेरी मुख्य मांगे थी जो कि संघ के ओर से आपको प्रस्तुत की गई है। जो यहाँ मुद्दा उठाया है कि एक तो जेसीसी की मीटिंग के बारे में आपने कहा है और दूसरा आपने पेंशनर कल्याण बोर्ड के गठन की बात या जो भी उसके चेयरमैन लगने हैं उसकी बात कही है। मैं इन दोनों विषयों को जो आपने यहाँ पर रखा है मैं प्रदेश सरकार के समक्ष रखूँगा और आपकी जो भावना है इसमें मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँचाऊँगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी इन दोनों मुद्दों के ऊपर सरकार फैसला करे। क्योंकि सर पेंशनर के भी अंदर भी वचन दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद सोनी साहब। गाँव के जो ग्रामीण हैं वो कृपया मंच के सामने आ जाएं। हम कितना दिन पहले एक घटना होती थी चाड़ी, उसमें एक सरिया जो है ऊपर तार से जान टकराया काम करते हुए, वो एक बड़ी हादसा हो जाना था। इसलिए हमने आप एप्लीकेशन दी है कि उस लाइन को बदल के कहीं और साइड से ले जाया जाए। सबसे बड़ी समस्या इस एरिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा समस्या जो है शिफ्टिंग की आती है जगह की।
अगर वहाँ जगह मिल जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हम कोशिश करें। सरकारी जगह थी वहाँ पे काफ़ी है पिछली तरफ से और ये बड़ी आसानी से उसको चेंज किया जा सकता है। सर उसमें देख लेते हैं सर, काफ़ी 40 साल पुरानी लाइनें हैं ये, और वहाँ रूट क्योंकि जैसे प्रार्थी कह रहे हैं कि उस जगह शिफ्टिंग है, उस समय से कितना एरिया अफेक्ट होगा, कितनी लाइन अफेक्ट होगी, कहाँ से घूमेगी, वो सारा एरिया देख लेते हैं ताकि इनको मतलब इनकी जगह शिफ्टिंग से किसी दूसरे को अफेक्ट ना हो, वो देख लेते हैं सर। और जब वो तारें बदलनी होती हैं तो कुछ लोग गांव के ही लोग उसमें ऑब्जेक्शन भी करते हैं, तो ये अधिकारी मौके पर जाएंगे और आप इनका सहयोग करेंगे। ठीक है। अगर कोई बीच में ना नुक्कड़ होती है तो उसको आप कोई भी रुकावट नहीं आएगी जी, गाँव वाले सहयोग करेंगे पूरा। तो अगर आए आते हैं तो मेरे साथ हम करेंगे। ठीक है, तो आप इनका टेलीफोन नंबर वगैरह ले लें और तारीख निश्चित कर दें, कितने दिनों में आप कॉल करेंगे वहाँ पर? सर मैंने निवेदन किया वहाँ रूट मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं समझ रहा हूँ, मेरे ध्यान में इस प्रकार के मामले। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सन ऑफ इस्माइल, आ जाए श्री हसनदीन, समस्त गांववासी लहेलू वार्ड हसनदीन है, सवल्टी बोर्ड भी शायद यहाँ क्यों बैठा हुआ है, तो अपंगता प्रमाण पत्र करवा सकते हैं, यहाँ पर निःशुल्क मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। आयुर्वेद इनकी समस्या है कि मोहाल सरोल के खसरा नंबर 262 में अवैध कब्जा हटाने वाले से एक ही व्यक्ति आए, मतलब जो जिसने बोल एक ही व्यक्ति आए जो अपनी बात रखे। चलो आने दीजिए, अपना नाम। अपना नाम दिलावर। मेरा नाम दिलावर, गांव सरोल, वार्ड नरेलू सेकंड। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय हिमाचल प्रदेश, उपायुक्त महोदय चंबा, तहसीलदार महोदय चंबा, उपमंडल अधिकारी चंबा, अन्य अतिथि कर्मचारी व वर्ग को सादर प्रणाम। मैं समस्त गांववासी नरेलू वार्ड 2 की तरफ से लगभग अरसा 7-8 वर्षों से रास्ते पर जो अवैध कब्जा कर रखा है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बहु बेटियां वो इलाज हेतु बूढ़े बुजुर्गों को वो मातम के समय सब यात्रा लेते समय बड़ी कठिनाई हो रही है। हमारा केस डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला में लगभग 4 वर्षों से विचाराधीन है। मोहाल सरोल के खसरा नंबर 262 से अवैध कब्जा शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए, बस यही हमारी मांग है। फुटमनी बची है इस वक्त लेने के लिए, लोग अर्थी पे जब सब यात्रा लेके जाए तब भी क्रॉस हो सकते हैं। तो बिल्डिंग का बनी है ये बिल्डिंग सर, ये बड़ी हुई कम से कम कोई 20-25 साल से हो। अब ज़्यादा बढ़ गई, अब ज़्यादा बढ़ गई ना, पहले रोकते नहीं रुकेंगे। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में ये अपील की हुई है इन्होंने, तो वही सर ये ना, तो वहाँ थोड़ा सा कंफर्म करके ये हो सकता है कि मतलब उसकी स्टेज क्या है, तो वहाँ से कंफर्म कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से फैसला हमारे तहसीलदार ऑफिस से भी हो गया था, एसडीएम सर से भी यहाँ से फैसला हो गया, लेकिन उन्होंने फिर अपील कर दी थी। आपने क्या फैसला दिया? सर 4 असामियों के ऊपर, लेकिन फिर उन्होंने अपील करते कि एसडीएम महोदय से भी चंबा से हमें न्याय मिल गया, लेकिन डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला में 4-4.5 साल हो गए जी, वही वैसे ही मामले को व्यक्तिगत देखेंगे जी सर, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, यही आशा। ये ईश महोदय को पर्सनली देखेंगे, मैं भी इस बात करूँगा पर ये यही उम्मीद लेकर आए थे हम सर आपसे, आपके पास यही उम्मीद लेकर आए थे। काफ़ी सालों से बड़े परेशानी में आए सर हम गांव वाले इतनी मुश्किल से दे रहे हैं। हमारा कोई बूढ़ा बुजुर्ग कभी से ऊपर पार पुली डाल दी गई है जी, सब यात्रा ऐसे उठा के नहीं जा सकते हैं जी, दूसरे को अवैध में डाल, उसकी पुली की ऊंचाई से टोटल 6-6.5 फुट से ज़्यादा नहीं है सर। और वहाँ हमने एक अवैध पुली डाल रखी है, कभी हम शादी विवाह या घोड़ी को लेके जाना, घोड़े को ऐसा करना पड़ता, और सब यात्रा को जो मुर्दा लेके जाते हैं उसको भी नीचे झुकाकर हमें झुकना पड़ता। सर मर के भी इंसान चैन से नहीं जा सकता वहाँ से सर, ऐसी हमें ये समस्या आ रही है। और मैं किसी हिसाब से महोदय से ये प्रार्थना करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप आके एक बार हमारे वार्ड का मौका करें। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी फरियाद सुनी।
ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। कृपया जिन्होंने भी ये समस्या रखी है मंच के सामने आ जाएं जल्दी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो रोड बना हुआ है सुंगल से ऊपर चंद्रौली का, ये लिंक बना हुआ है नानू, शायद 108 किलो 1800 मीटर बना हुआ है सर। तो उसको हम चाहते हैं कि इसको आगे तक सही से होता हुआ 3-4 गांव आते हैं सर, सही लोहा छऊ, और इसको आगे गेला तक जोड़ने की सर कृपा करें सर। बनाया हुआ 1.8 किलोमीटर का। अभी सर आज जो इनकी डिमांड आई है इसका हम सर्वेक्षण करेंगे सर। ये किसी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से किसी एमएलए या उसके अंतर्गत जो है ये स्कीम जो है वो नहीं हो सकती है। एमएलए साहब अगर अपने एमएलए प्रायोरिटी में अगर इसको हमने किसी उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे उसका सर हम सर्वेक्षण करके उसके बाद डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके बाद इसका पहले फॉरस्ट केस बनाएंगे, उसके बाद स्वीकृति के लिए इसको भेजने की कोशिश करेंगे। अभी कोई स्कीम हमारे पास इसके अप्रूव नहीं है। सर इसका उसके बाद हमारा फॉरेस्ट केस के लिए हम केस को मूव करेंगे, देन उसके बाद ठीक है, तो जो औपचारिकताएं पूरी करनी है वो करें। एमएलए साहब कह रहे हैं कि मैं इसको प्रायोरिटी में डालूंगा अभी, ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट केस बनेगा वो करें आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका। कितने घर है वहाँ पर? सर गांव है सर, 3-4 गांव है सर, जैसे सही है, लोहा है, ये फिर छऊ है सर, आगे जाके सर मेन रोड नहीं, ये सिर्फ 90 की पॉपुलेशन होगी सर, 70-80 की पॉपुलेशन है और 50 ऐसे 3 गाँव होते हैं। मोबाइल कितनी है? 3.5 बनेगी, 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। और इसमें सर अराउंड 400 मीटर प्राइवेट लैंड भी आती है। हाँ जी। नॉर्मली सर हम लोग जितने भी सड़कें बना रहे हैं पहले तो लोग एग्री करते हैं, बाद में सर वो लोग जब कंस्ट्रक्शन का टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी जो गिफ्ट डीड है उसका प्रक्रिया जो आप लोग पहले शुरू करवाएं सर। संबंधित है हमारे घर के ऊपर जरा ज़्यादा नज़दीक आ गई है ये तार साफ से ठीक। नमस्कार सर, ये स्पेस जैसे मैंने रिवील किया स्पेस में जाकर करता हूँ। तो ये घर बाद में बनाया है या पहले का? सेक्शन हुई है सर, मैंने सर 40 साल पुरानी। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप विजिट करें, आएंगे ही अपने आप, एक्शन साहब आएंगे वहाँ पर, SDO है। समस्त पंचायत सदस्य सर्वल पंचायत। अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी एवं चंबा जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी एवं पदाधिकारी एवं समस्त जनता का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आई सिंह नरियाल ग्राम पंचायत सरोर वार्ड नंबर 7 का पंचायत सदस्य हूँ। श्रीमान जी, हमारे गांव के लोगों की कुछ मांगे हैं। सर हमारे गांव के जो लोगों की मांग है वो सड़क की मांग है सर। जो मांग फाड़ से आगे जो सही तक रोड बनी हुई है वो आधी है सर, उसको पूरा किया जाए और उसको सर पक्का किया जाए। यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है सर। जल्द से जल्द सड़क को आगे नालों के साथ जोड़ा जाए और सड़क को पक्का किया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सर उसमें मेरे SDO वगैरह जेई वगैरह उसका सर्वेक्षण किया हुआ था। लगभग 1.5 किलोमीटर जो सड़क बनाई है उसका ग्रेडिंग में बिल्कुल नहीं बनी है सर। वहाँ व्हीकल चलना मुश्किल है। जो फाट गाँव की पॉपुलेशन है अराउंड सर 100 के आसपास है। उसके आगे सर जो सही की बात कर रहे हैं, फाट से सही लगभग 1 किलोमीटर की सड़क जो है वो ब्लॉक डिपार्टमेंट ने बनाई है। सर माननीय हाईकोर्ट में हमारे बहुत से लोग इस पर चार्जशीट भी मिले हैं। ये इशू पहले सर ग्रीवेंसेस मीटिंग में भी इशू को रेज किया। सर 8-10 साल हो गए इस रोड को बने हुए, पर लोगों को कई बार बारिश होने के कारण लोगों को खुद गैंती बेटा लेके खुद रोड को साफ करना पड़ता है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो इस रोड को साफ करवा सके। ये बजटेड रोड भी नहीं सर, ना बजटेड है और पिडब्ल्यूडी का सर इसमें क्योंकि किसी उसके हिसाब से हमारे जो कंप्लीट 1.5 किलोमीटर वायलेशन में बनी है सर। वायलेशन में सर ऑलरेडी हमारे बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसमें चार्जशीट में पहले, तो वो चेक और का भी एक रीज़न ये रहता है कि ऑलरेडी जो रोड बनी हुई है विदाउट अप्रूवल के उसमें सर इश्यूज इस तरह के आ रहे हैं।
डिस्कस कर लेंगे सर। दूसरा नई सड़क का प्रपोजल अगर हम लोग अपना सर्वे करेंगे सर, उसके बाद देखेंगे। जो सर्वे कर लेना दोबारा वो कर लेंगे, सर्वे कर लेते हैं सर दोबारा। इसमें प्राथमिकता में डालें फिर हो सकता है सर, अपना हाँ अपना सर्वे कर देंगे सर। फिर आप सर्वे कर सकते हैं। हाँ सर, फिर कोई इशू नहीं है सर। ये सर इस डिमांड पे बोल रहे हैं कि इसको पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करना सर, हैंड ओवर नहीं हो सकता है। नई सड़क का कोई इशू नहीं है, वो तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हैंड ओवर करने में क्या, अगर बजट में डाल दिए जाए, छोटी छोटी सड़कें डालते हैं कई बार सर, वो ग्रेड ही नहीं है ना बिल्कुल। उसमें हमारा ग्रेड नया सिरे से बनेगा, 1 4 5 उसमें गाड़ी नहीं चल रही है सर। हमारे लोगों ने इसका सर्वेक्षण भी किया था, मतलब साइट में विजिट भी किया, SDO भी किया, GE भी किया ना सर उसमें ना जी। तो हमें एक सड़क बनानी पड़ेगी पीडब्ल्यूडी को, तो नए सिरे से बनानी पड़ेगी, उसका नया सर्वे करेंगे। चलो करें, आप नया सर्वे करें। ठीक है। MLA प्रायोरिटी में MLA साहब डालेंगे और इस काम को करवाएंगे। तो एक काम आसान नहीं है, टेढ़ा है। नया पटवारी नियुक्त करने का है। कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई आदमी DC साहब फॉरवर्ड करवाएंगे, सोल पंचायत, ठीक है। समग्र नरेगा, 1 बीघा योजना और कितने लोगों के मैंडेट जो है वो पूरे किए हैं 1 साल में, ये सब कुछ बताएं। साल हो गए हैं और अभी तक मेरे लड़के को नौकरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है सर राजेंद्र कुमार। सर इसमें भी जैसे जो समस्या रखी है वो भी बिजली बोर्ड से ही संबंधित है। रिहायशी मकानों के ऊपर बिजली की तारों को हटाने का गायत्री दत्त। सर इनकी ये मेरे गांव के वार्ड के सदस्य हैं, इनको इनके डैडी की डेथ हुए 10 साल हो गए सर, अभी तक इनकी नौकरी नहीं लग रही है। हमारे पास फाइल नंबर, डिस्पैच नंबर सब कुछ है सर, फाइल हमारे पास बनी है, इनकम सर्टिफिकेट सब कुछ है। सर हमारी समस्या जो है वो हमारे गांव को रास्ता बनाने को है सर, जीपेबल रोड बनाना चाहते हैं सर हम लोग। सर गांव का नाम खरीड़ू है और सर सर्वे हो चुका है, ग्राम पंचायत हरीपुर सर। कितना डिस्टेंस है सर 1 किलोमीटर। यहीं से सर ऊपर से सीधे यहाँ पर जो मंदिर की बात कर रहे हैं, हार्डली 6 से 7 परिवार रहते हैं सर। तो मैं चाहता हूँ सर ब्लॉक या पीडब्ल्यूडी ऐसे मतलब 700-800 मीटर के रोड्स वगैरह जो है ना, ब्लॉक या पंचायत के थ्रू अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे में बजट तो है नहीं, लेकिन प्रपोजल अगर ब्लॉक में पैसा के लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, बाकी आप जैसे प्रायोरिटाइज करेंगे एम्बुलेंस रोड सर सैंक्शन साहब जो है वो इस रोड को बनाएंगे, विधायक निधि में से कुछ पैसे देंगे, वो पीडब्ल्यूडी वाले बना देंगे। प्राइवेट लैंड का नहीं है, केस बढ़ना सारा टाइम जाना है सर। ब्लॉक से सर स्मॉल रोड है ये, ब्लॉक से या पंचायत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, 1 किलोमीटर से कम सड़क है तो जो है वो जी सर एप्लीकेशन दे रहे रास्ते की रास्ता बना दीजिए सर। लास्ट भी 2018 में जनमंच हुआ था, हमने वहाँ भी अप्लाई किया था। तो जब उनका SDM साहब ने, जो DC साहब ने उनको मौके पे भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता बन सकता है। तो सर वहाँ पे वो गवर्नमेंट लैंड है, वो रास्ता नहीं बना रहे सर पंचायत वाले। सर कभी कहते हैं आप हरीपुर पंचायत में, कभी कहते हैं सरोवर पंचायत में। सर कुछ किया जाए सर रास्ते का। और सर इसका कोई सर डिस्प्यूट है, बेसिकली लैंड का डिस्प्यूट है सर, और इसकी जो है निशानदेही के लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सर करवाई दी है सर, डिस्प्यूटेड है सर। सर वो गवर्नमेंट लैंड है सर, साथ में इसमें सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि दोनों पंचायतें मिलकर रास्ता बना सकती है सर। तो सर 19 बीघा की लैंड है सर, वहाँ पे गवर्नमेंट रास्ता बन सकता है वहाँ पे सर। और सर 3 साइड से रास्ता बन सकती है। तो सर वो करवा देते हैं, अपना वीडियो करवा देते हैं। लगा हुआ है 2018 के जनमंच में उन्होंने कितने सालों से उस पंचायत के सेक्रेटरी हैं? सर ये मेरे को 8 जनवरी में 2020 में दिया था सर, सबसे पहले सर ऊपर रोड हो गया सेक्रेटरी साहब। कब दिया आपको चार्ज? ये जनवरी में दिया सर, पिछले साल 20 में। 20 के बाद 1 साल हो गया जी सर। क्या काम किया आपने?
कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं कामों को, लोगों के कामों को? क्या करती है? एप्लीकेशन आई नहीं सर, मेरे पास आई सर, करवा दें सर काफ़ी टाइम एप्लीकेशन दे चुके हैं सर, पहले भी दे चुके हैं। और डीसी साहब के साथ सर जो इस जनमंच की एप्लीकेशन थी वो वहीं ऑफिस में पेंडिंग पड़ी थी 2018 से पेंडिंग पड़ी, उसका सर कुछ भी नहीं हुआ। सर जो हमारा पाठ गाँव रोड़ी जो पाठशाला है उसमें बेहतर प्री प्राइमरी के हिसाब से स्मार्ट क्लास कंप्यूटर चाहिए, प्रोजेक्टर हो गए और जो भी आप उपकरण है वहाँ पर पहले स्कूल में सर 11 के करीब है। और आगे इस नए सत्र में 6 गाँव हरिपुर पंचायत के समीप सबसे पहला गाँव, तो ये सरोवर पंचायत के गाँव को भी जोड़ता है। और मान लो कि कोई 102 के तहत समस्या है तो गाड़ी नहीं पहुँचती सर, तो पक्की सड़क जो मुख्यमंत्री की योजना है उसके तहत एमएलए साहब कह रहे हैं कि इस रोड डेट भी आते हैं, वो फॉरेस्ट नहीं बनवाई थी उस टाइम पर, वो ग्रेड भी उन्होंने उस टाइम वैसे ही रखा हुआ जी सर। नेक्स्ट सर इनका यही है भूमि उर्वरता भी कोशिश करें कुछ फसल का वो जो रिजल्ट है वो नहीं आता सर, तो ये ग्राउंड लेवल पे जो डिपार्टमेंट है कृषि विभाग का वो जांच करे और जो बीमा मिलता है अगर फसल नहीं हो रही है। सर मैं चंद्रेश कुमार शास्त्री की है मैंने, और एज ए टीचर मैं प्राइवेट स्कूल में आज पढ़ाता सर इनकी समस्या का सर सेक्रेटरी मैडम के साथ डिस्कस हुआ था, हमने जो हमारी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है सर उसको मोबिलाइज किया है, तो जो उनकी पंचायत है सर तुरंत उसमें भेज देते हैं और उनके मौके पे इनके सिविल सेंटर की जांच हो जाएगी सर। तो इसके साथ आप पूरा लिंक कर लें सर, दौरा कर लें सर, वहाँ पर जाएँ, एक दिन चाहे कैंप रखें वहाँ पर सर। ठीक है जी। हाँ जी। कितने दिनों में क्या कोई टाइम शेड्यूल? सर हफ्ता 10 दिन में प्लान करके सब कर देते हैं, इनसे हम टाइप कर लेंगे सर। जाए वहाँ पर ये आएंगे, वहाँ पर कैंप रखेंगे, गाँव वाले होंगे, गाँव वाले होंगे, साथ में गाँव वाले भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, किसान भी सर। तो ठीक है, आप डीसी साहब को बताएंगे तो सर ये जो बंदर वाली समस्या है सर, एक तो ये कि सर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड है सर, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास गन्स के लाइसेंस भी है। इन्होंने सर हवाई फायर भी नहीं करते हैं, गोली मारना तो दूर की बात है। और दूसरी बात सर जो गन्स मिली है सर वो जो वन्य प्राणी है सर वाइल्ड लाइफ उनको जाके हंटिंग कर रहे हैं सर। अभी भी हमने रिसेंटली एक दो केस पकड़े सर, तो मतलब जो गन्स जिस चीज़ के लिए दी हुई है प्राइमरी फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन वो लोग यूज नहीं किए सर कभी भी। नहीं सर गन चलाना ये उनको वही खत्म करवा दीजिए, तो किसी को मारना भी पाप है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग मुझे ये जवाब दिएगा तो उस टाइम पर मान भी करना का इनकी स्कीम है, हमने भी एक्चुअली उन्हीं से ये एग्रीकल्चर ये जो सोलर फेंसिंग लगवाई हुई है और इसमें सब्सिडी जो उपलब्ध है तो इसकी स्कीम जो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले प्रावधान काफी अच्छा किया है सर, जितनी एप्लीकेशन की डिमांड बेस्ड है सर, इसमें मतलब टारगेट नहीं है सर, जैसे फार्मर की 70% पे है सर, जो कंपोजिट जो फेंसिंग है ना सर वो 70% पे है, 30% शेयर जो है फार्मर को देना है सर। ये चीजें जो है आम नागरिक को नहीं पता, उनको घर में पता होगी तब ग्राउंड लेवल पे चलेगी, ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होगा तब ही चलेगा। अब तक तो बैठ के कौन जाएगा अपनी दिहाड़ी तोड़ के, बात ठीक है, थोड़ा आप वहाँ से पानी हमारा सोर्स था, फिर आगे उन्होंने कहा कि आपको ये जो फिल्टर बनाते हैं उसमें फिल्टर होके आएगा स्वच्छ पानी, बने तो है पर लेकिन किस तरह से बने हैं क्या वो सही है उसका डायरेक्शन चाहिए, और पानी भी अगर है पीने वाला तो पीने लायक है कि नहीं है उसकी जांच चाहिए ग्राउंड लेवल पे। इनके साथ जाकर के चेक भी कर लेंगे सर, मुझे नहीं टाइम होगा, ये आपका काम है, बुरा लेंगे सर। तो ऐसा कि आपके गांव में जिस दिन आएंगे तो आपके परिवार में से कोई रहे, आपके वहाँ का पंचायत प्रधान रहे, कोई पंचायत प्रतिनिधि रहे, ठीक है, तो आप इलेक्शन को आए, ठीक है। मतलब वो ऐसे नहीं बना हुआ है कि जैसे होता है। चलो तो पानी की बात होगी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बर्फ पड़ी थी जब पिछले साल 2 साल पहले, तो हमने खुद गांव वालों ने 3-4 गांव के लोगों ने
पोल ले आए थे हम कहीं से भी अरेंज करके, तो उनकी स्टे भी वो अपनी स्टे पे नहीं है सर। लाइट अभी तूफान आता नहीं तो हमारे गांव में पहले हुआ बाहर काला जाता है हुआ है, इसके लिए वो देख लेते हैं उसका ठीक कर और सामने गांव में लाइट होती है, तो ये देखने में बुरा लगता है कि यहाँ पूरी लाइन को आप चेक करें सर ये बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली उस जगह 11 kV जा रही है, 11 kV यहाँ कोई 10-12 ट्रांसफार्मर सर मेरे हो रहे हैं, तो अगर मेन लाइन में फाल्ट आ जाता है उस वजह से कभी बंद करना पड़ता है सर। बाकी चलो कभी कभार नहीं, आप ठीक करें। आप दौरा भी करते हैं? कितने ट्रांसफार्मर है आपके अंदर? सर 44 सर। कितनी लेंथ है आपकी उसकी लाइन की? सर HP अप्रोक्सीमेट सर 55 किलोमीटर के आसपास है और LT सर 70 किलोमीटर के आसपास है और 5-6 दिन फील्ड में कितने दिन रहते हैं और हेडक्वार्टर पर कितने दिन रहते हैं? सर 3-4 दिन फील्ड में और फिर हेडक्वार्टर सर। चलो ध्यान रखिए। धन्यवाद सर। और योजना का करोड़ों में ये बस निकाला है, तो मेरी नज़र में ये एक सोच है कि अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ अलग हो जाए तो बिजली की जो समस्या है हम खुद उसे निवारण दूर कर सकते हैं उसको। इसके लिए हिमोरिया के पास बजटरी प्रोविजन नहीं है सर कोई भी, लेकिन इसके लिए जैसे पंचायत फंड से जो विनियोग से या उससे अभी धर्मशाला में सर मेरे पास वही बेचा है। मेरा ये मानना है कि ये तो पंचायत से सर कुछ फंड जैसे आ जाता है तो उसके थ्रू हम इनके गांव में या इनकी पंचायत में लाइटें सर लगवा सकते हैं। दूसरा सर एक अवेलेबल नहीं है सर अभी, तो उसको दिखाने के लिए तो आपने किया ऊपर शिमला शिमला में किया हुआ सर, जो अभी इतना सब कुछ स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट का लग रहा है, आपके डिपार्टमेंट का भी लग रहा है। यस सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। चंबा जिला में भी इसके तहत जन जागरूकता को लेकर बहुत सारी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तो इसी को लेकर एक आर्यन कला मंच है, उसके कलाकार जो है आपके सामने एक लघु नाटिका जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्यन कला मंच चंबा। बढ़ रही गाड़ियों की रफ्तार, बढ़ते जा रही हर दिन मौत की कतार। हर कोई कर रहा सड़क सुरक्षा में उम्मीद की अवहेलना, हर कोई सीख गया परिवार की खुशियों से खेलना। नशा करके गाड़ी चलाने में हमें आ रहा मजा, हमारे परिवार को भोगनी पड़ रही हमारे गुनाहों की सजा। बिना हेलमेट तेज रफ्तार चलने में हमारे ले रहे प्राण, सड़क दुर्घटनाओं से मदद कर दुर्घटनाओं के शिकार कोई नहीं ले जाना अस्पताल, क्योंकि इंसानियत हो चुकी बीमार, इंसानियत हो चुकी बीमार। पापा, पापा आप कहाँ चली गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मम्मी भी आपको याद करती रहती है। दिन भर लोगों के घर में काम करती है, अकेले में रोती रहती है। पापा, पापा क्यों हमें छोड़ के चले गए? काश पापा जिंदा होते। काश काश मेरी बच्ची आज मैं जिंदा होता। काश काश उस दिन मैं घर से ऑफिस जल्दी निकल चुका होता। काश काश उस दिन हड़बड़ाहट में मैंने अपना हेलमेट घर पे ना भूला होता। काश काश उस दिन मैंने तेज रफ्तार से बाइक ना चलाई होती। काश काश मेरी बच्ची आज मैं जिंदा होता तो मेरे परिवार वालों का आज ये हाल ना होता। पापा,
मेरी बच्ची प्रिया। बिहारी लाल, अरे ओ बिहारी लाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। लेकिन मेरा नाम बिहारी लाल नहीं, मुरारी लाल है। मुरारी लाल? और तुम्हें तो 2060 में 70 वर्ष की आयु में मरना था, तुम अभी कैसे मर गए? लेकिन आज तो मैं 2020 में ही मर चुका हूँ। असंभव, अकाल मृत्यु। तुम निश्चय ही अकाल मृत्यु में मरे हो। अपनी मृत्यु का कारण बताओ। घर से ऑफिस के लिए निकला था, देर हो रही थी, ऑफिस जल्दी पहुंचना था। हड़बड़ाहट में हेलमेट भी अपने घर पे भूल गया। तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, उतने से सामने से तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और जोर से मुझे टक्कर मार दी। गलती तुम्हारी थी, तभी तुम्हारा परिवार आज सजा भोग रहा है। नहीं यमदूत जी, गलती तो उस गाड़ी चलाने वाले की भी थी जो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिसने तेज रफ्तार से आके मुझे जोर से टक्कर मारी और हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय मुझे मरता तड़पता यहाँ पर छोड़ के चला गया। गलती उसकी भी थी। उसके मन में एक बार ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार एम्बुलेंस को बुला ले। मुझे वहां तड़प रहा देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई मेरे चारों तरफ। सब मुझे एकटक किस कदर देखते रहे। थोड़ी देर बाद सबने अपना फोन निकाला और मेरी फोटो और मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार फोन करके एम्बुलेंस को बुला ले। किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। किसी के मन में नहीं। उस दिन इंसानियत को दम तोड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन इंसानियत मेरे लिए मर चुकी थी यमदूत जी। क्या सच में इंसानियत आज दम तोड़ चुकी है? ये एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर पा रहा। अरे कोई तो बचाओ, अरे इसे कोई तो बचाओ, अरे ये मर जाएगी, अरे आप आइए, अरे आप आइए, अरे इसे कोई तो बचाओ। नहीं नहीं यमदूत जी, यहाँ कोई नहीं आएगा इसको बचाने के लिए। मेरा भी तो यही हाल हुआ था। अरे कोई तो मदद करो मेरी, कोई तो अस्पताल लेके चलो मुझे। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, आपके पास गाड़ी है, आप चलिए इसे अस्पताल पहुंचाते। अरे ये मर जाएगी। अरे देखिए, आप आइए प्लीज, अरे हेल्प कीजिए। अरे देखिए मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। अरे क्या करूं मैं? हाँ 100 जी। हेलो जी, 108 जी जी जी, रामापुर के पास एक दुर्घटना हुई है। जी जी मैं लेकर आ रहा हूँ। जी 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 हाँ पुलिस। हेलो जी जी सर, रामापुर के पास आप आइए प्लीज। जी 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 आइए आइए। अरे चलो आ जाओ। डॉक्टर साहब देखिए देखिए, अंदर ले जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची। आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है अब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारी बेटी की जान बचाई। अगर आज हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो हमारी तो दुनिया ही लुट जाती। अरे ये तो मेरी ड्यूटी है। धन्यवाद करना है तो उस इंसान का कीजिए जिसने आपकी बेटी को समय पर अस्पताल पहुंचाया। अगर वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाता तो आपकी बेटी की जान नहीं जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। आपकी बेटी की जगह अगर कोई और भी होता तो उसे भी मैं अस्पताल जरूर पहुंचाता। देखिए एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आ सकता है, तो ये इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। जाइए। बहुत धन्यवाद बच्चे जी। ऐ मेरे दोस्त, तुमने आज इंसानियत को जिंदा रखा। अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो तो कई लोगों की जान बच सकती है। इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसी सोच अगर सबकी होती तो सड़क दुर्घटना में कोई भी इंसान इस तरह से अपना दम नहीं तोड़ता। हमने भी बहुत लोगों को सड़क दुर्घटना में दम तोड़ते हुए देखा है। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि लोगों को लगता है
कि यदि वो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करेंगे तो उनको पुलिस की पूछताछ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ना तो अस्पताल का स्टाफ और ना ही पुलिस आपसे किसी प्रकार की पूछताछ करेगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता आप ज़रूर करें। याद रखिए, सड़क दुर्घटना में जिसकी जान बचाते हैं वो आपका अपना भी हो सकता है। धन्यवाद। जी जी, मैं आ रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सच में ये लड़का उस लड़के के लिए एक फरिश्ता बनकर आया जिसने उसकी एक जान बचा ली, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुरारी लाल। बिल्कुल सही कहा आपने यमदूत जी। आज हमारे देश में हर घंटे 55 एक्सीडेंट होते हैं और उन 55 एक्सीडेंट में हर घंटे 17 लोगों की जानें उन एक्सीडेंट्स की वजह से जाती हैं। मेरी आज एक छोटी सी गलती की वजह से, एक मामूली सी गलती की वजह से आज उस गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कभी भी जो मैंने गलती की उस गलती को मत दोहराइएगा। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, वो आप सभी के लिए बने हैं, उनका आदर कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं एक बार अपने परिवार के बारे में अवश्य सोच लीजिएगा। आपके जाने के पश्चात जो आपके घर के भीतर आपका इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में अवश्य सोच लीजिएगा। कभी भी आप यदि बाइक लेके निकलते हैं तो अपने साथ हेलमेट अवश्य रखिएगा। कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाइएगा। कभी भी गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कभी भी तेज रफ्तार से गाड़ी मत चलाइएगा। कभी भी नशा करके गाड़ी मत चलाइएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जिस प्रकार लोगों ने मुझे यहाँ मरता तड़पता छोड़ दिया, आप ये कभी मत कीजिएगा। कभी भी आपको सड़क पर कोई तड़प रहा व्यक्ति मिलता है तो उसकी सहायता कीजिएगा, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाइएगा। पुलिस आपको तंग करेगी, इस सोच को अपनी सोच से निकाल दीजिएगा। आप अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करने वालों की मात्रा बढ़ जाएगी। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए और इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा दोस्तों, अपनी सोच को बदलना होगा। इंसानियत को ना तुम शर्मिंदा करो, इंसानियत को ना तुम शर्मिंदा करो। उठो आगे बढ़ो और मदद करो। ना जाने ये मरने वाला किसके घर का पालक है, अरे ना जाने ये मरने वाला किसके घर का पालक है। अरे तुम क्यों नहीं आते आगे, ये भी तो किसी का बालक है। तुम क्यों नहीं आते आगे, ये भी तो किसी का बालक है। उठो आगे बढ़ो, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा करो। उठो आगे बढ़ो, अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा करो। अरे कौन पड़े लफड़े में, ये सोचकर इंसानियत को ना शर्मिंदा करो, इंसानियत को ना शर्मिंदा करो। चलो मुरारी लाल। गुड समरिटन जरूर अपनाओ, बाद में मत पछताओ। सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाओ, बाद में मत पछताओ। सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाओ। धन्यवाद। गुड समरिटन यानी अच्छा मददगार, इस शीर्षक पर आधारित ये लघु नाटिका थी। और माइक पर जाओ, इस साइड से। हाँ जी
सारे मुल्क की गायें आई भी ऐसा क्या खाना बच्चे क्या खाना क्या खाना सरकार आई मारे भी करा तो सोचते जी अबू आना आया वे अगर सरकार दी कि सकती क्या करती जाए कि क्या रंग है 4-5 साल हो 27 गाय नहीं हां हमारी फसल 5 साल हो गए फसल 50 नहीं और 50 साल का भाव 50 नहीं सरकार का ने बिल्कुल हाथ जोड़ के यार जाए मशीन की विरोधी करके ये लगभग 20 के करीब गायें हैं। एक मिनट सुन ले आप। उसमें उसकी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है 20-22 गायें हम और उसमें रख पाएंगे, लेकिन अभी उसका एक शेड बन रहा है जहाँ पे जो चारा है उसको रखा जा सके, और जो जगह चारे से जो खाली होगी उसमें हम और गायें ऐड कर लेंगे। मुझे लगता है अभी महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद हम कुछ रख पाएंगे। कल गया था मैं, शेड वो तैयार है लेकिन उसके अंदर चारा नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, चारे के लिए अलग से शेड बन रहा है, चारे के लिए अलग से शेड बन रहा है। जब वो चारा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो जो हॉल खाली होगा उसमें कर देंगे। पैसे से 1000 रुपए क्यों भूल है ना देखो ऐसे तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है जो 200 दिन बनाए। हां जी लेकिन पंचायतों के पास इस तरह का उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। जो व्यवस्था एमसी चंबा ने कर रखी है उसको, हालांकि शहर के बजाय उल्टा गांव में 200 दिन बनते हैं, बट हम शहर में उस व्यवस्था चंबा विधानसभा सरोल पंचायत बस साथ में लगती पंचायतों के आए हुए हमारे सम्माननीय जनता जनार्दन या जिन्होंने इस जनमंच के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण किया है, ऐसे उपस्थित बहनों और भाइयों, हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक भाई पवन नैयर जी और हमारे साथी श्री DS ठाकुर जी जो चेयरमैन हैं और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्रीमान जय सिंह जी चेयरमैन SC/ST कॉरपोरेशन, बहन नीलम जी जो हमारी चेयरपर्सन है जिला परिषद, श्री गुरुदेव जी चेयरमैन BDC चंबा, भाई श्री देशराज शर्मा जी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैंक, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई विनोद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री DC राणा जी, यहाँ पर श्री अरुण कुमार जी SP चंबा, और इस जनमंच के कार्यक्रम में उपस्थित नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच साहिबान, जिला परिषद के सम्माननीय सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के आए हुए अफसर साहिबान, कर्मचारी मित्रों, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, जनमंच के इस कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू होने का मुझे आज मौका प्राप्त हुआ है। श्री जयराम ठाकुर जी का एक सोच है कि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनके माध्यम से चुने जाते हैं उनके गांव में जाकर के सीधा संवाद स्थापित हो, सीधी समस्याओं का निवारण उनके घर द्वार पर हो। सरकार बनने के बाद ये जो अनूठा प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, उसका रूप आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी लोकतंत्र की इस मजबूत कड़ी में जहां पर प्रतिनिधियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं पर योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिम्मा
अधिकारियों और कर्मचारियों का है। समाज के प्रति जवाबदेही हमारी भी है और यहाँ पर बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की भी है। और इन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी समस्या का निवारण करने के लिए बार बार जिला मुख्यालय केंद्र पर न आना पड़े, उनको बार बार तहसील केंद्र पर न आना पड़े, उप मंडलाधिकारी के कार्यालय में न आना पड़े, अन्य अफसरों के कार्यालय में न आना पड़े, इसलिए उनका समय बचे। एक ही स्थान पर सारा अमली जामा जिलाधीश महोदय से लेकर के नीचे पंचायती राज के तकनीकी सहायक और सचिव यहाँ पर जवाबदेही निश्चित करने का जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कोरोना ने इस कदम को कुछ रोका था, ये कदम थमे नहीं थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि एक बार पुनः इस जनादेश इस कार्यक्रम को हम गांव में पुनः लेकर के जाएंगे। इसलिए आज आपके मध्य मुझे भी आने का मौका प्राप्त हुआ। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। शिकायतकर्ता अपनी फरियाद को लेकर के जब माइक के सामने आ रहा है तो अपनापन की भावना उसके मन में झलक रही है। एक विश्वास के साथ वो माइक पर खड़ा होकर के अपनी बात हमारे से कह रहे हैं, जिलाधीश महोदय और अन्य अधिकारियों के समक्ष कह रहे हैं, उम्मीद लेकर के आ रहे हैं। और उम्मीदें कब जगती हैं? उम्मीदें तब जगती हैं जब हमारा प्रशासन, हमारी सरकार लोगों के कामों को तत्परता के साथ करती है। इसीलिए जब से यह जनमंच शुरू हुआ है, लोगों का आना कम नहीं हुआ है। लोगों का आना हर जनमंच में उसी प्रकार का रहा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि सोच समझ करके ये जनमंच का जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आम जनता के लिए शुरू किया गया था, ये सफल नहीं, अति सफल हुआ है। ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूँ, अति सफल हुआ। यहाँ पर अगर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, हजारों लोग आए होंगे। यहाँ पर निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारा अपंगता प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर रेवेन्यू राजस्व से मामलों को निपटाने के लिए इसी स्थान पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर चाहे हमारा सड़क हो, चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य हो, चाहे स्वरोजगार हो, ऐसे तमाम मुद्दों को यहाँ पर हल किया जा रहा है और ये हल हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये आपकी सरकार है, आपने 2017 में बनाई थी और 2017 में जब सरकार बनाई थी और चंबा जिला से भी बहुत बड़ा जनादेश लिया था। मुझे 2017 भी याद आ रहा है, मुझे 2019 का लोकसभा का चुनाव भी याद आ रहा है। हर तरफ से एक आवाज उठी थी, देश में चाहिए सुशासन, देश में चाहिए अच्छा शासन। और लोग अच्छा शासन चलवाने के लिए अच्छे प्रतिनिधि जितवा करके भेजते हैं। आपने गांव की सरकार 19 तारीख को, 17 तारीख को, 19 तारीख को और 21 तारीख को चुनी। प्रधान बने, उप प्रधान बने, वार्ड पंचित बने, ब्लॉक समिति सदस्य बने, चेयरमैन बने, जिला परिषद बने। मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे जो सूचना मिली है, सूचना ये कह रही है कि बहुत शांति प्रिय ढंग से जिला चंबा में चुनाव हुए। जो जीते हैं उनको मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं वो निरुत्साहित ना हो, वो भी हमारे समाज के अंग हैं। इस प्रकार के जनमंच में आकर के अपनी बात रखेंगे
तो उनको भी उसी तरीके से उसी प्रकार का मौका दिया जाएगा। ये सुशासन के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक संदेश दिया था, वो संदेश 2019 लोकसभा के चुनाव, 2017 विधानसभा के चुनाव, 2014 लोकसभा के चुनाव, बार बार जो आशीर्वाद मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं जनता जनार्दन का तो आभार प्रकट करना चाहता हूं, अपने अधिकारियों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, कर्मचारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर आज यहाँ पर हिम केयर कार्ड बन रहे हैं, एक नई गाथा हमने लिखी थी आज से 3 साल पहले। बीमारी की हालत में परिवारों को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अगर आयुष्मान भारत सरकार ने शुरू किया, हमने हिम केयर कार्ड योजना शुरू की, आप भी बना रहे होंगे। कुछ छूट जाते हैं, जो छूटते हैं वो बाद में हमें याद करते हैं। आप अपने लोक मित्र केंद्र पर जाइए, हिम केयर कार्ड बनाइए। और हमने तो ऐसी योजनाएं शुरू की थी, चाहे वो सहारा योजना है, चाहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष है, लाखों रुपए की बीमारी का इलाज हजारों से नहीं होता। ये सुनिश्चित काम किसने किया? हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने शुरू किया। यहाँ पर जितने स्टॉल लगे हैं, मैं पूछ रहा था उद्योग विभाग के अधिकारियों से कि स्वावलंबन योजना में कितने नौजवानों ने स्वरोजगार के लिए रोजगार ऐसा प्रबंध किया है। कहा गया है कि यहाँ की कोशिशें जो है प्रशंसनीय है। यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात की गई है, बिजली डिपार्टमेंट की बात की गई है, यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की बात की गई है, यहाँ पर वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की गई है। सिर्फ संकल्प क्या था कि आप भी इन स्टॉल के ऊपर जा करके गतिविधियों पर नजर रखें। और जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर ले जाने के लिए संकल्प दोहराया है, उस संकल्प में आप भी जुड़ जाएं। वोट देना एक बात है, पर समाज के कामों में जुड़े रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम क्या कहते हैं, हमने एक वोट दे दिया, ठीक है, विश्वास वोट के रूप में आप मतदान केंद्र पर जाकर के व्यक्ति को देते हैं, पर समाज की मजबूत संरचना के लिए हमें शामिल होने की जरूरत है, ताकि हमारा ये हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास की उस गति में आगे बढ़े। और हिमाचल प्रदेश पूरे देश के राज्यों में कम नहीं, पहाड़ी राज्यों में श्रेष्ठ राज्यों में गिना जाता है। अच्छी सेवाएं देने के लिए अच्छे राज्यों में गिना जाता है। शिक्षा में हिमाचल प्रदेश सर्वोपरि गिना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा आंका जाता है। अनुशासन के लिए, और जब देश की सीमाओं की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश का सैनिक अपनी सेवाएं देने के लिए सबसे ऊपर आंका जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए दुनिया और देश का नजरिया है। मैं यही कहना चाहता हूं, हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत काम होंगे, बहुत हल हो गए होंगे, कुछ होने की प्रक्रिया में होंगे, परंतु इतना कहना चाहता हूं, जो हो गए उनका हम प्रचार करेंगे, जो नहीं हुए उनका इंतजार करेंगे। परंपराएं समाप्त हो रही हैं और परंपराएं अब समाप्त इस दिशा में हो रही हैं कि बदला बदली का काम खत्म होगा। एक बार वो एक नया इतिहास आप चंबा में बनाने जा रहे हैं, और उसकी चमक छोटी सरकार बनाने के समय, गांव की सरकार बनाने के समय लोगों ने मोहर लगाई है। अब ये बारियां खत्म होने वाली है, और आपसे भी मैं जनमंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, 2022 इंतजार कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश में बार बार भाजपा और 22 में एक बार पुनः श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार पुनः बनेंगे हिमाचल प्रदेश में। ये जनादेश आपके आशीर्वाद और सहयोग के माध्यम से प्राप्त होगा, ये विश्वास लेकर के जा रहा हूं। आओ हिमाचल प्रदेश को उस दिशा में, अग्रणी राज्यों की दिशा में शिखर की ओर ले जाएं। ये जिम्मेवारी यहाँ की भी है, ये जिम्मेवारी वहां की भी है, ये जिम्मेवारी वहां की भी है। इस समुचित प्रयास के लिए हम कण कण शरीर का लगा देंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। मातृभूमि का ऋण हम कैसे चुकता कर सकते हैं? भगवान ने हमें अपनी योग्यता के अनुसार किसी को कोई जिम्मा दे दिया, किसी को कुछ जिम्मा दे दिया। अब जिसको जो जिम्मा दिया है उसको अपनी भूमिका ईमानदारी से राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए निभाने की जरूरत है। मैं श्री DS राणा जी जो हमारे जिलाधीश है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया जनमंच का आयोजन यहाँ पर हुआ। मैं अपने लोकप्रिय विधायक भाई पवन नैयर जी को भी बधाई देना चाहता हूं। आपने विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, मैं देखता हूं, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं वहां पर नजरें यहाँ भी रहती हैं, वहां भी रहती हैं, पर आपके विधायक बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती है। आपकी आवाज को विधानसभा में उठाते हैं और विधानसभा के बाहर भी आपकी आवाज मजबूत आवाज बनते हैं। आपने 2017 में अच्छा फैसला किया और अच्छे फैसले जब होते हैं तो परिणाम भी अच्छे होते हैं। मेरा इनसे ज्यादा पुराना परिचय नहीं, पर जब से परिचय हुआ मन में एक बात आई कि हमारे पवन नैयर जी ईमानदार, शरीफ, मेहनती ऐसे विधायक है, तो ये निरंतर आपकी बुलंद आवाज बन करके इलाके की आवाज बन रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जनमंच में आप सभी के, क्योंकि हम एक ही लोकसभा के हैं, कांगड़ा और चंबा हम किसी न किसी रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपने मेरा अभिनंदन किया, अभिवादन किया, सत्कार किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप जितने यहाँ पर आए हैं इस जनमंच में अपनी सहभागिता पंजीकृत करवाने के लिए, आप बंधुओं का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की। ये पीछे वाले साथी बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। भारत माता की। जरा सभी हाथ खड़ा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कुछ कर तो रहे थे पिछले। मेरे ध्यान में है जब शिक्षा मंत्री हमारे सुरेश भारद्वाज जी, तो उनके कमरे में मैं बैठा था, आपके ही कोई आए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि इस काम को करेंगे। फर्स्ट में कर रहे हैं सर, फाइनल हो गया तो हम कर देंगे सर। आप कर लो तो आपकी देख रेख में ये आवाज़ उठेगी हमारे, ये आपकी आवाज़ उठाएंगे और मैं इनकी आवाज़ में अपने आप को शामिल कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम 8-10 साल से बड़ा कम पानी मिलता है, कई घर तो ऐसे उनको हफ्ता पानी नहीं मिलता है। हमारी ये गुजारिश है कि हमें पानी का जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। ये शेड्यूल कंप्लीट करता है जो कि 30 डिवीजन के अंदर है, पर मैंने अभी पता किया सर, इसके लिए गतियान के लिए जल जीवन मिशन के तहत 87 लाख का एस्टिमेट जो है वो सैंक्शन हुआ सर, जिसमें ट्यूबवेल लगा के इन लोगों की समस्या का हल किया जाएगा सर। और बिजली की लाइन का भी प्रदान किया सर, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़े, उनका भी प्रदान किया जाएगा। 500 के करीब आबादी है यहाँ पे सर। बनपुरा की मैं पंच भी हूँ, पंच सदस्य सर। हमारे बाढ़ की बड़ी समस्या है वहाँ पे ना, 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले आए थे और इसका पूरा नीचे का जो पोल है ना वो सड़ चुके हैं और बेल्डिंग करके रिपेयर कर रहे थे, पर सर नज़दीक पूरे घर के मकान है, गौशाला है,
पर कितनी बार अवगत करवाया पर कोई और नहीं हो रहा है, बोला कॉल ही नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहती हूँ कि ये इससे पहले कोई हादसा उत्सा हो जाए तो इसको जल्दी से जल्दी चेंज कर दिया जाए पोल को। हेलो को डाला जाए और मेरे को है उचित पैसा। मेरी नौकरी काफ़ी थी 1985 से कॉन्टैक्ट, फिर आईएमसी, फिर एडहॉक, पहले एडहॉक थी, फिर आईएमसी, फिर कॉन्टैक्ट, उसके बाद रेगुलर। बस यही है। रेगुलर कब हुआ? रेगुलर मैं हुआ था सर आज से कोई 5 साल पहले। टोटल सर्विस मेरी 5 साल की रेगुलर थी, बाकी एडहॉक, कॉन्टैक्ट, आईएमसी। कि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, जिन्होंने 3 वर्ष पूर्ण किए हैं और इन 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के आम जन भावना, आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश की है और वो हल भी हुई हैं। तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने, चाहे वो शहरी निकायों के चुनावों की बात हो, चाहे वो पंचायती राज चुनावों की बात हो, अभूतपूर्व जो सहयोग दिया है उसके कारण पंचायतों में भाजपा समर्थित लोग जीत करके आए हैं। ब्लॉक समिति में कांग्रेस बिल्कुल थोड़े से ब्लॉक समिति में सिमट करके रह गई है। भाजपा समर्थित बीडीसी भी हिमाचल प्रदेश में 70 से अधिक स्थानों पर काबिज हुई है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषद के चुनावों में भी 11 जिलों में जो चुनाव हुए थे उसमें अधिकतर स्थानों पर एक आधे स्थान को छोड़ करके भाजपा समर्थित चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रगतिशील योजनाओं और नीतियों के ऊपर अपनी मोहर लगाई है। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि आने वाले जो बजट सत्र है उसमें कांग्रेस भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी, विपक्ष का ये धर्म है, विपक्ष घेर सकती है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना नीति है, ना नेता है, ना योजना है। वो घेरने के लिए ही घेरने की बात कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। श्री जयराम ठाकुर जी निरंतर हिमाचल प्रदेश को प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जा रहे हैं। सर आज जनमंच हुआ सर, कितनी शिकायतें और कितने का निपटारा हुआ? मैं देख रहा था कि जो चंबा के सरोल में आज जनमंच अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों में विश्वास से वो भरे हुए थे। अपनापन, अपनी सरकार की भावना को लेकर के ऐसा भाव उनके चेहरे पर मुझे दिख रहा था। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्री जनमंच में, जनमंच से पहले भी इस इलाके के साथ में लगती पंचायतों में प्री जनमंच हुआ। वहाँ पर लगभग 149 समस्याएं आई थी। अधिकतर को ही प्रशासन ने, अलग अलग विभागों ने मौके पर निपटाया था। शेष 40 जो समस्याएं थी उनको भी निपटाने के लिए योजना बनाई गई है। लगभग 109 समस्याएं जो थी उनको हल किया गया था। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो लगभग 40 और 50 के लगभग यहाँ समस्याएं आई, उनको भी अधिकतर को हल कर दिया गया है। हाँ, कुछ पेचीदगियाँ कुछ समस्याओं में रहती हैं, उसके लिए जिलाधीश महोदय है, उपमंडलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, अलग अलग विभागों के अफसर साहिबान हैं, वो आने वाले समय में उनको हल करते हैं। तो आज का जनमंच सफल रहा। सर दूसरे में ये देखा गया है कि चाहे कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा सरकार हो या विपक्ष में बैठे कांग्रेस की,
किसी भी विधायक का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। जबकि IGMC शिमला में 3 डॉक्टर जो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी संक्रमित पाए गए, तो उसके बाद वो समझ पाए गए। इसके बारे में सर आप बताएंगे। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के वैज्ञानिकों को हम बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया और लाखों की संख्या में देश में लोगों ने इस इंजेक्शन को लगवाया। मैं ये तो सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा है कि कुछ कोरोना के इस इंजेक्शन को लगाने के बाद भी संक्रमित हुए हैं। मेरे पास इसकी कोई अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अधिकतर जिन्होंने इंजेक्शन लगाया है वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं और वो अपने काम में जुट गए हैं। हो सकता है कि शरीर में की रचना अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। छोटा मोटा घंटे 2 घंटे के लिए बुखार आ रहा होगा, PCM लेने के बाद वो ठीक हो गए हैं। परंतु जो वैक्सीन भारत सरकार ने, वैज्ञानिकों ने बनाया, इसका श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। चौथा, आप पूछ रहे हैं कि विधानसभा का सत्र लगने वाला है, उसमें क्या ऑनरेबल MLAs का टेस्ट होना ज़रूरी है। जो कोविड के नियम होंगे उनकी पालना हम करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक अपना हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है सर, लेकिन क्या रहता है कि धरातल के ऊपर जब वो लोग अप्लाई करते हैं, उद्योग विभाग से भी हो जाता है, लेकिन सर जब बैंक में वो केस जाता है तो बैंक में बहुत सी प्रॉब्लम आती है सर। हो सकता है, परंतु हिमाचल प्रदेश की जो कुल जानकारियाँ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की प्राप्त हुई हैं, कोरोना के समय ऐसे नौजवानों को नया जीवन दान देने का काम इस योजना ने दिया है। आपके यहाँ पर ही मैंने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं पर जिम लगाए गए हैं, कहीं पर होटल रेस्टोरेंट्स का काम शुरू किया गया है, कहीं पर शटरिंग का काम शुरू किया गया है, स्वरोजगार। हो सकता है कि जब मामले बैंक में जाते हैं तो बैंक के अधिकारी उस व्यक्ति की स्थिति क्या है उसका आंकलन जरूर लेते होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, परंतु योजना हिट हुई है।